दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, घटना चक्र, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री प्रिव्यू। तो आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर जो टॉपिक होगा हमारा दिल्ली सल्तनत, जो पार्ट है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का, और ये हम घटना चक्र को कवर कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम पढ़ेंगे जैसे कि हमने सारी डायनेस्टीज़ को भी कवर करा, स्लेव डायनेस्टी से लोधी डायनेस्टी तक हमने पूरा कवर कर लिया था। अब उसको जो पूरा टाइम पीरियड था उसको हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। अब उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो पूरा कैसा था वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। उससे रिलेटेड जो भी हमारे MCQs बन सकते हैं या आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें जो भी आ सकते हैं वो सारे हम इस वाले पार्ट में देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको ये सारी ही वीडियोज़ बिल्कुल टाइम पर जिनका लिंक है वो अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि वीडियो को तुरंत अपलोड करने के बाद मैं वहाँ पर ज़रूर शेयर करती हूँ। इसके अलावा भी जो RS शर्मा की जो एशियन इंडियन हिस्ट्री है उसकी जो सारी जो वीडियोज़ हैं, जो उसकी प्लेलिस्ट है, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द हिस्टोरियन बरानी डिड नॉट कंसिडर द स्टेट इन इंडिया अंडर दिल्ली सल्तनत एज ट्रूली इस्लामिक बिकॉज। तो यहाँ पर जो हिस्टोरियन है वो बोलते हैं, वो कंसिडर करते हैं स्टेट को इंडिया के अंदर कि वो पूरी तरह से इस्लामिक नहीं था। तो ऐसा क्यों? तो वो इसलिए कहते हैं ऐसा क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन होती है वो इस्लाम को फॉलो ही नहीं करती है। इसलिए फिर ये ट्रू इस्लामिक स्टेट कैसे बन जाएगा जब यहाँ पर रहने वाले बहुत सारे लोग इस्लाम को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसलिए वो रिफ्यूज़ करते थे कि जो इंडिया है वो प्योरली इस्लामिक स्टेट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर रहने वाले लोग इस्लाम को फॉलो ही नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द रूलर्स, जिन्हें आमिर्स बोलते थे, एंड सुल्तान ऑफ सल्तनत पीरियड बिलोंग टू द क्लास। यहाँ पर रहने वाले जो रूलर्स थे या फिर सुल्तान थे सल्तनत के अंदर इस समय में, दिल्ली जब सल्तनत चल रही थी, वो किस क्लास से बिलोंग करते थे? तो वो थे तुर्किश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, तुर्किश। मोस्ट ऑफ द रूलर एंड सुल्तान ऑफ द सल्तनत एज वर फ्रॉम द तुर्किश क्लास। सुल्तान वॉज द चीफ ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। जो सुल्तान था वो चीफ था, ठीक है ना, सेंट्रल अथॉरिटी का, वही एकदम मेन सेंट्रल पावर में होता था। 10 पर्सन्स अपॉइंटेड ऑन पावरफुल डिजिग्नेशन वर रेफर्ड एज आमिर। और जो एक पावरफुल पोजीशन पे जो भी लोग बैठे होते थे या जिन्हें अपॉइंट किया जाता था उनको बोलते थे आमिर। देयर इम्पैक्ट इमर्ज स्ट्रांगली वेयर सुल्तान वॉज अनवर्दी, वीक एंड इन्फेंट। और इन लोगों का इम्पैक्ट जब देखने के लिए मिलता था, अगर सुल्तान क्या है, सुल्तान थोड़ा वीक है, अनवर्दी है, या फिर किसी छोटा बच्चे को बैठा दिया, तो उस केस में जो ये आमिर है ये अपने आप को बहुत पावरफुल समझते थे, इनकी चलती थी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो कौन सा इसमें से पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर फर्स्ट है दीवाने बंदगान। तो ये किसने शुरू किया था? तुगलक ने शुरू किया था, तो बिल्कुल सही है, ये तुगलक ने शुरू किया था। बात करें दीवाने मुस्तखराज, तो ये दीवाने मुस्तखराज बलबल ने शुरू नहीं किया था, बल्कि किसने शुरू किया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने इसको इस्टेब्लिश किया था, जिससे कि वो डील कर सके और जो करप्शन होता है रिवेन्यू सिस्टम के अंदर उसको पूरी तरह से अलग कर सके। दीवाने को ही अलाउद्दीन ने शुरू किया था? नहीं, दीवाने को ही किसने शुरू किया था? तो ये किया था MBT ने, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज क्या है? एक मिलिट्री डिपार्टमेंट है, और इसको स्टार्ट किया था बलबल ने। किसने किया था? बलबल ने शुरू किया था। तो यहाँ पर जो आपका सही है वो है ऑप्शन नंबर 1, दीवाने बंदगान। क्योंकि दीवाने बंदगान किसके लिए शुरू किया गया था? तो जो स्लेव की देखभाल के लिए, उनको लुक आफ्टर करने के लिए, और ये शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु क्रिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने अर्ज इन दिल्ली। तो अभी भी पढ़कर आए हैं, दीवाने अर्ज किसने शुरू किया था? तो ये किया था बलबन ने शुरू किया था। बलबन दिल्ली सल्तनत के अंदर एक तो आर्किटेक्ट पे बहुत ध्यान देता था, ओके, और यहाँ पर इसने दीवाने वजारत, जो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट था, उसको सेपरेट कर दिया था और एक और डिपार्टमेंट बनाया था दीवाने अर्ज, जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था। देन ही रिकॉग्नाइज्ड दीवाने अर्ज एंड डिप्लॉयड द आर्मी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द किंगडम टू पुट डाउन द रिबेलियन। तो इसने इसलिए स्ट्रॉन्ग करा ये पूरा जो ये दीवाने अर्ज है, जिससे कि ये जहाँ भी इसका एरिया था वहाँ पर इसने अलग अलग वहाँ पर मिलिट्री को इस्टेब्लिश कर दिया था, मिलिट्री एरियाज़ को, जिससे कि रिबेलियन से बचा जा सके। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं है? तो फिर से वही बताना है हमें। तो मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही है, दीवाने आमिर को ही, तो ये भी सही है, दीवाने खैरात ये भी सही है। जो गलत है वो है दीवाने रियासत, है ना, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर D आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। रूलर्स हु एस्टैब्लिश था, यहाँ पर वही बताया हुआ है। तो दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन, और ये मुस्तखराज किस बारे में था? तो ये रिवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में था। वहीं दीवाने आमिर को ही, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था, और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को रिलेटेड था। दीवाने खैरात, तो ये फिरोज तुगलक, जो डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी था। और बात करें दीवाने रियासत, तो दीवाने रियासत कुछ और नहीं बल्कि ये मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट था, क्योंकि अलाउद्दीन के टाइम पर इसने जो प्राइसेज हैं उनको फिक्स करके रखा हुआ था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं।
ये मैच द फॉलोइंग बताना है आपको। दीवाने अर्ज किससे रिलेटेड था? तो दीवाने अर्ज था मिलिट्री से, ठीक है ना, ये किससे डील करता था? मिलिट्री से। दीवाने रियासत, ठीक है ना, या रियासत बोल दो आप, तो ये किससे डील करता था वो आपको बताना है। तो ये यहाँ पर डील करता था, डील विद रिलीजियस मैटर, ठीक है ना, रियासत। फिर है दीवाने इंशा, दीवाने इंशा डील करता था स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है ना। और दीवाने वजारत, तो ये दीवाने वजारत ये डील करता था किससे? आपका फिनेंस डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा वही है जो ऊपर पड़ा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट किससे जुड़ा हुआ था? तो मिलिट्री से जुड़ा हुआ था। तो आप यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डिफेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज सॉ द हेडे ऑफ द वजारत? तो ये था तुगलक, ठीक है, किसना? तुगलक। Wazarat was an institution which was reorganized by the Islamic constitution. Non-Arabic institutions were being repealed and nomenclature used for the Minister for Council under Emperor was used as Wazarat. The idea for adopting Wazarat is an institution was inspired by Persia. तो ये पर्शिया का कॉन्सेप्ट था, फिर बाद में इसे इंडिया में यहाँ पर फॉलो किया गया। और ये किसको देख के फॉलो किया गया था? जो अब्बासी खलीफा थे पर्शियन के, उनसे इंस्पायर होके। अब्बास फजल बिन अहमद वो पहले वजीर थे in the reign of Mahmud Ghaznavi, who accomplished in conducting the administration. The Prime Minister of the state was known as the Wazir and he headed the finance department called the Diwane Wazarat, ठीक है ना। तो ये हेड करता था फाइनेंस डिपार्टमेंट को और इसको बोलते थे दीवाने वजारत। Had the power not only to supervise the income and expenditure of the state but also other department as well. तो मतलब इतनी पावरफुल ये डिपार्टमेंट और ये पोस्ट हुआ करती थी। और तुगलक एरा में सबसे ज़्यादा इंडियन मुस्लिम जो वजारत है वो चली थी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स टैक्सेस लीव्ड ऑन द लैंड प्रोडक्ट? तो पूछा गया है कि इनमें से कौन से टैक्सेस है जो लैंड प्रोडक्ट पे लगाए जाते थे, ये बताना है आपको। तो पहला है खरच, बिल्कुल सही है। उसके बाद है यहाँ पर उस्त्र और फिर है मुक्ताई। तो यहाँ पर जो सही है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खुम को छोड़ के बाकी ये तीनों हैं, खरच, उस्त्र और मुक्ताई। इस्लामिक ट्रेडिशन में जो खुम्स है वो रेफर करता है historical required religious delegation of the Muslim army to pay 1/5 of the spoil of war, the booty and collected from the non-believers after a military campaign. मतलब जो इस्लाम को नहीं, मतलब ये नॉन बिलीवर पे लगाया गया है, एक तरह से ये जो टैक्स है ये नॉन बिलीवर्स पे लगाया गया है और ये 1/5 होता था। दिस टैक्स वॉज पेड टू द खलीफा, और ये खलीफा को दिया जाता था, एंड रिप्रेजेंटिंग द सुल्तान, स्टेट ऑफ सुल्तान। रेस्ट ऑफ द अदर आर टैक्स लीव ऑन द लैंड प्रोडक्ट, और जो बाकी बचे हैं वो ये किसके हैं? ये जो लैंड प्रोडक्ट पे लगाया गया है। एक तरह से ये खुम्स, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो लूट वूट होती थी ना, है ना, उसके लिए अलग से जो सुल्तान है उनको देना पड़ता था, जो नॉन बिलीवर्स होते थे उनको। क्वेश्चन नंबर 10, विच मेडिवल किंग ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द एकता सिस्टम? तो एकता सिस्टम को कौन लेकर आया था? तो एकता सिस्टम को लेकर आया था इल्तुतमिश, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता था। इन द इस्लामिक एम्पायर ऑफ खलीफा लैंड ग्रांटेड टू द आर्मी ऑफिशियल्स फॉर लिमिटेड पीरियड इन लिeu ऑफ रेगुलर वेजेस। द एकता सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन 9th century AD। क्योंकि देखिए जो लैंड है उनको एकता में, मतलब उनको डिवाइड करके ना ये अपने ऑफिसर्स में बांट दिया करते थे, उनको लैंड ग्रांट किया करते थे, और वहाँ से जो भी जनरेट होता था, जो भी प्रोडक्ट होता था, उसका कुछ टैक्स वो उनकी एज अ सैलरी बन जाया करता था जिनको वो दे रखा है, और बाकी वो उसको दिया करते, सुल्तान को दिया करते थे टैक्स की फॉर्म में। When insufficient tax revenue and little booty from the wars made it difficult for the government to pay salaries, क्योंकि लूट पाट का जो भी माल होता था कभी कभी वो काफ़ी नहीं होता था कि उससे वो अपना ये राज्य रजवाड़ी भी चला लें और ऊपर से वो सबको सैलरीज भी दे सकें, तो इसलिए वो लैंड को इस तरह से दे दिया करते थे काम करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकता सिस्टम? तो इनमें से कौन सा एकता सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? देखिए, एकता वॉज अ रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, तो ये बिल्कुल सही है, रिवेन्यू मिलता था तभी तो एकता देते थे वो। सियासतनामा वॉज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर एकता सिस्टम, तो ये भी सही है। यहाँ से सियासतनामा से हमें पता चलता है एकता सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा। थर्ड है यहाँ पर, रिवेन्यू फ्रॉम एकता वॉज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन सुल्तान अकाउंट, ये गलत है, डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं होता था। और मुक्ति वॉज सपोर्टेड टू मेन ट्रूप्स आउट ऑफ द रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम एकता, तो ये भी सही है ना। तो मुक्ति है वो सपोर्ट करती थी ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए, और ये कहाँ से आता था? जो एकता से हमें रिवेन्यू मिलता था उससे। तो यहाँ पर जो गलत है आपका वो है ये वाला, है ना, क्योंकि डायरेक्टली सुल्तान के पास नहीं जाता था। तो एकता सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले भारत में कोई और नहीं बल्कि इल्तुतमिश थे, और इसके अकॉर्डिंग जो ऑनर होता था एकता का, है ना, उसको या तो एकतादार बोलते थे या मुक्ति बोलते थे, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि ये रिवेन्यू को यहाँ से कलेक्ट करे और फिर टैक्स कलेक्शन करे। रिवेन्यू फ्रॉम द एकता वॉज नॉट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द सुल्तान अकाउंट वेयर एज इट वॉज यूज्ड बाय द मुक्ति। देखिए, सबसे पहले वो किसके हाथों में आ रहा है? जिसको वो लैंड दी हुई है, जिस एकतादार को या मुक्ति को वो लैंड दी हुई है वो जनरेट कर रहा है, पहले उसके हाथ में आ रहा है, और वो यहाँ पर क्या करता था? एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एक्सपेंडिचर को देखता था।
मुक्ति का क्या काम होता था कि भाई आपको ट्रूप्स मेंटेन करने हैं। किंग ने अगर उसको बोला कि भाई तुम्हें 100 घोड़े पाल के रखने हैं और जब वॉर होगी तुम मेरी मदद करोगे, तो सबसे पहले तो वो उस आर्मी को मेंटेन करेगा ना। तो वो जो मेंटेन करता था ट्रूप्स को, जो भी उसे रिवेन्यू मिलता था, ठीक है, किसके लिए? सुल्तान की सर्विस के लिए, क्योंकि वो सुल्तान की सर्विस के लिए तो सबको पाल रहा है, वो जो ट्रूप्स वगैरह मेंटेन कर रहा है। सियासतनामा ऑथर्ड अबू अली हसन इबन अल तुसी, है ना, जिसे शॉर्ट में आप निज़ाम उल मुल्क भी बोल सकते हो, तो ये इन्होंने लिखा था ये, और ये बहुत अच्छी सोर्स है अगर आपको एकता सिस्टम के बारे में पढ़ना है तो। Consider the following statement. In the revenue administration of Delhi Sultanate, the in charge of revenue collection was known as the Amil. तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट आपके सामने हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली वाली जो स्टेटमेंट है, दिल्ली सल्तनत इन चार्ज ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन, तो इसको आमिल कहा जाता था, तो ये सही है यहाँ पर, ठीक है। द एकता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज एन एशियन इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन, तो ये गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद है यहाँ पर थर्ड, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। जो स्टेटमेंट सही है वो है ए। अब इसको एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट देख लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट जो फर्स्ट है, द प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू परगना और कस्बास, तो जो कोई भी प्रोविंस होती थी उसको या तो परगना में या फिर जो कस्बा होते थे उसमें डिवाइड कर दिया करते थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ अ परगना वॉज आमिल, और उस परगना का जो ऑफिसर होता था, जो उसको पूरा कंट्रोल करता, उसे बोलते थे आमिल, ठीक है। हु कलेक्टेड रिवेन्यू, जो रिवेन्यू को कलेक्ट करता था। द मुशरिफ कैप्ट अकाउंट एट द परगना, अब जो अकाउंट वगैरह रखता था उसे क्या बोलते थे? उसे बोलते थे मुशरिफ, जो अकाउंट रखता था किसके? परगना लेवल के। और खजानदार कौन होते थे? जो ट्रेजरी को कंट्रोल करते थे। तो एकता दूसरा है यहाँ पर, एकता वो था ना कि एकता इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन है, तो नहीं, जो एकता है वो इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन नहीं है। स्टेटमेंट सेकेंड है यहाँ पर, जो मीर बख्शी है वो कौन होता था? ये मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था, ठीक है। नॉबिलिटी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी, ये इनका होता था, और ये कब होता था? ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे होता था, ना कि आपका दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। मीर बख्शी, ओके। सुप्रीम रूलर ऑफिसर्स ऑफ लैंड रिवेन्यू इन दिल्ली सल्तनत पीरियड, तो जो सुप्रीम रूलर ऑफिसर होते थे लैंड रिवेन्यू के, उनको क्या बोलते थे सल्तनत पीरियड में? तो उनको बोलते थे चौधरी। क्या बोलते थे? चौधरी, जो लैंड रिवेन्यू वगैरह से रिलेटेड होते थे। तो ये चौधरी थे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था इनका, ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर को बड़ा मेंटेन करके रखते थे ये, ठीक है। इट विल हेल्प एट स्टॉप द सुल्तान फॉलोड बाय द सुल्तान गवर्नर अ विलेज हेडमैन हु हैपन टू बी चौधरी, तो गांव का जो भी मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे? चौधरी बोलते थे। और रिवोल्ट के टाइम पे जो सल्तनत है स्टार्टेड एलिमिनेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ राइस एंड साउथ द हेल्प ऑफ चौधरी, और यहाँ पर रिवोल्ट के टाइम पे जो सुल्तान है वो यहाँ पे जो रईस है उनके इन्फ्लुएंस को खत्म कर दिया गया था, और यहाँ पे फिर चौधरी आए थे जो रिवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे। तो जो चौधरी थे वो कोई और नहीं सल्तनत पीरियड में, बल्कि वो रिवेन्यू कलेक्टर होते थे। कहाँ के? विलेजेस के। शर्ब वॉज अ टैक्स लीव्ड ऑन, तो जो शर्ब नाम का जो टैक्स है वो किस पे लगाया जाता था? तो वो टैक्स लगाया जाता था इरिगेशन पे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो फिरोज तुगलक है उसने जो टैक्स लगाया था कुरान के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वो कौन कौन से तरह के टैक्स थे? वो 4 तरह के टैक्स थे। पहला था खरच, दूसरा था जजिया, तीसरा था खुम, और फिर था ज़कात। जो शर्ब टैक्स है वो 10% लगाया जाता था। कोई भी क्रॉप ईल्ड हुई है तो उसका जो 10% है वो क्या होता था? वो रिवेन्यू के फॉर्म में या टैक्स के फॉर्म में, जो शर्ब बोलते हैं, वो दे दिया जाता था, ठीक है। एंड फिरोज तुगलक अबॉलिश 28 ग्रीवियस टैक्सेस ऑफ दिस टाइम, और जो बाकी जो फालतू टैक्स थे ना 4 टैक्स के अलावा, वो इसने हटा दिए थे फिरोज तुगलक ने। बस ये ध्यान रखना, खरच, जजिया, खुम और ज़कात, ये 4 तरह के टैक्स थे बस। जवाबित्स वर कंसर्न्ड विद, जो जवाबित है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो जवाबित बोलते थे स्टेट लॉज को। किसको बोलते थे? स्टेट लॉज को बोलते थे जवाबित सल्तनत पीरियड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हदीस। हदीस क्या है? तो हदीस है इस्लामिक रूल, ठीक है। इस्लामिक रूल को बोलते थे हदीस। तो ये कलेक्शन है जो बायोग्राफिक रिपोर्ट्स हैं अबाउट सेइंग, कस्टम्स, डूइंग ऑफ मोहम्मद एंड हिज कंपेनियन, ओके। दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट मोहम्मद इंजॉयड एंड टॉलरेटेड इन दिस प्रेजेंस फॉर बारबेट। फवाजिल इन द सल्तनत पीरियड मीन, तो ये फवाजिल का मतलब क्या होता था? ये फवाजिल का मतलब होता था एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय द एकतादार, ठीक है। क्या होता था? एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय द एकतादार, इसको बोलते थे फवाजिल। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। फाइंड आउट द 2 मेन करेंसीज ऑफ द सल्तनत पीरियड फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, तो सल्तनत पीरियड की 2 करेंसी बतानी है आपको। वो 2 करेंसी कौन सी है? एक तो है जीतल और दूसरी है टंका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ी थी ना हमने, जीतल और टंका। तो 2 मेन करेंसीज बता दिए सल्तनत पीरियड की, जीतल और टंका। और इल्तुतमिश पहले तुर्किश रूलर थे जिन्होंने प्योर अरेबियन कॉइन्स को स्टार्ट करवाया था। ही हैड अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द करेंसी सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका अगर करेंसी से रिलेटेड हम देखें, और इन्होंने ही टंका और जीतल को यहाँ पर स्टार्ट कराया था। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड टंका सिल्वर कॉइन, अब ये भी पढ़कर आए हैं, कोई और नहीं बल्कि कौन है? वो है इल्तुतमिश, ठीक है।
हु वॉज द मेडिवल किंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द सिल्वर कॉइन कॉल्ड टंका इन नॉर्थ इंडिया। तो टंका को लाने वाले कौन थे नॉर्थ इंडिया में? तो कोई और नहीं बल्कि इल्तुतमिश। अभी ऊपर पढ़कर आए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कॉइन्स टंका, शाशगनी, जीतल ऑफ सल्तनत पीरियड वॉज मेड विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। तो हमने जो कॉइन पढ़े हैं ये टंका, शाशगनी और ये जीतल, किस चीज़ के बने हुए थे आपको बताना है। तो ये बने हुए थे सिल्वर और कॉपर के। किसके? सिल्वर और कॉपर के बने हुए थे। ठीक है, तो इल्तुतमिश पहला ऐसा रूलर आया जिसने रेगुलर करेंसी को यहाँ पर स्टार्ट कराया और डिक्लेयर किया दिल्ली एज अ कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर, और दिल्ली को अपना कैपिटल भी मान लिया। ही स्टार्टेड टंका एंड जीतल कॉइन, जो किसके बने थे? टंका सिल्वर का बना होता था और जो जीतल है वो कॉपर का बना होता था। शाशगानी भी एक तरह का कॉइन था जो सिल्वर का हुआ करता था। ये क्वेश्चन पूछते जाता है कि रेशियो क्या था, टंका और जीतल का रेशियो क्या था? तो वो था 1:48, 1:48। क्वेश्चन नंबर 22, ऑन हुज कॉइन्स द नेम्स ऑफ द लास्ट खलीफा बगदाद अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। किसके कॉइन्स पर जो लास्ट खलीफा थे बगदाद के, है ना, उनको यहाँ पर बनवाया गया था। ठीक है, उनके नाम को यहाँ पर लिखवाया गया था कॉइन्स के ऊपर। तो किसने करवाया था? ये करवाया था अलाउद्दीन मशहूद शाह ने। किसने? ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन मशहूद शाह। तो ऑन द कॉइन्स ऑफ अलाउद्दीन मशहूद शाह द नेम ऑफ द लास्ट खलीफा ऑफ बगदाद अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जो लास्ट खलीफा ऑफ बगदाद का जो नाम लिखवाया था किसने लिखवाया था? अलाउद्दीन मशहूद शाह ने। द लास्ट खलीफा ऑफ सॉरी, तो जो पहला यहाँ पर ये लास्ट खलीफा ऑफ जो बगदाद थे, है ना, वो कौन थे? वो थे अल मुस्तासिम। ठीक है ना, कौन थे? अल मुस्तासिम। ही हेल्ड दिस पोजीशन फ्रॉम 1240 to 58 एंड द नेम ऑफ द खलीफा मुस्तानसिर वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है ना, और इससे पहले जो इल्तुतमिश थे वो भी जो खलीफा थे नासिर, है ना, उनके नाम को लिखवा चुके थे। लेकिन अगर पूछे कि जो लास्ट खलीफा थे बगदाद के, उनका नाम किसने लिखवाया था, तो आप बताएंगे अलाउद्दीन मशहूद शाह ने लिखवाया था। ओके, देखो यहाँ पे हमारा दिल्ली सल्तनत से जो भी इसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो हमने पढ़ लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यूज थे वो यहाँ पर कवर हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पर रहेगा वो रहेगा दिल्ली सल्तनत आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, उस टाइम पे वहाँ पे जो भी बनवाया गया था, उनकी आर्ट, उनकी जो आर्किटेक्चर, जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह कराया गया है, वो सारी चीज़ें हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर आपको, ये एमसीक्यू वाला पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना और आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।